Good morning, students. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, लोहिया कॉलेज चूरू। आज के इस व्याख्यान में एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी को सिंपली यदि डिफाइन करें अपन, इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। यानी भ्रूण के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एक डेफिनेशन इसकी हो सकती है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण के परिवर्धन के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इससे और एडवांस डेफिनेशन हो सकती है स्टडी ऑफ ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण के व्यक्तिगत परिवर्धन के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो ये तीन सिंपल डेफिनेशन अपन ने डिस्कस की। सबसे पहली डेफिनेशन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के परिवर्तन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के परिवर्तन के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के व्यक्तिगत परिवर्तन के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब किसी भी प्राणी का ऑटोजेनिक डेवलपमेंट जो होता है ये अपने आप में इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। हर प्राणी का अपना अपना डेवलपमेंट है। चाहे आप हाइड्रा का डेवलपमेंट देख लो, स्पंज का डेवलपमेंट देख लो, एस्केरिस का डेवलपमेंट देख लो, अर्थवर्म का डेवलपमेंट देख लो, ह्यूमन का डेवलपमेंट देख लो। हर प्राणी में अपना अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। कुछ प्राणियों के परिवर्तन में लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, प्यूपल स्टेजेस पाई जाती है, विशेषकर इंसेक्ट के केस में। बाकी एनिमल्स में लार्वल स्टेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जिन प्राणियों में लार्वा प्रावस्थाएं पाई जाती है, प्यूपल प्रावस्थाएं पाई जाती है, उस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन के नाम से जाना जाता है। जिन प्राणियों के परिवर्तन में कोई लार्वल या प्यूपल स्टेजेस नहीं होती है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है या प्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसे मेंढक का जो डेवलपमेंट है, मेंढक के डेवलपमेंट में टेडपोल लार्वल स्टेज पाई जाती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में अपनी ह्यूमन में होने वाला जो डेवलपमेंट है ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर मेंढक का जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँ, सपोज ये मेंढक का जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगा और क्लीवेज के दौरान सबसे पहले सॉलिड स्टेज डेवलप होती है जिसे मोरुला, और इस मोरुला में 32 कोशिकाएं पाई जाती है जो 4 पंक्तियों में प्रेजेंट होती है, प्रत्येक पंक्ति में 8। तो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हुआ और क्लीवेज में सबसे पहले ये सॉलिड प्रावस्था डेवलप होती है जिसे मोरुला कहते हैं। अब इस मोरुला में कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप होता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा होता जाता है। जो जो फ्लूइड इकट्ठा होता है कोशिकाएं परिधि की तरफ विस्थापित होती जाती है और इसमें खोखली प्रावस्था विकसित होती है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। ये मेंढक का ब्लास्टुला है। हालांकि इसमें ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है वो इसके पूरे एम्ब्रियो में नहीं होती है, पूरे एम्ब्रियो में नहीं होती है, इसलिए इसको एम्फीब्लास्टुला के नाम से भी जाना जाता है।
मोमेंट्स कहते हैं। ये मोमेंट्स कई तरह की होती है, एपिबोली टाइप की, एम्बोली टाइप की। और इन कोशिकाओं के अंदर जब मोमेंट होती है, सेल्स का एक प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है, और इस रीअरेंजमेंट के कारण एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं सबसे बाहर अरेंज हो जाएगी, मेसोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं बीच में अरेंज हो जाएगी, और एंडोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं सबसे भीतर अरेंज हो जाती है। और इस तरह ये 3 लेयर वाला गैस्ट्रुला है वो विकसित होता है, जिसमें सबसे बाहर एक्टोडर्म, इसके नीचे मेसोडर्म, इसके नीचे एंडोडर्म। अब गैस्ट्रुला प्रावस्था जब विकसित होती है तो इसमें ब्लास्टुला जो कैविटी, ब्लास्टोसिल कैविटी जो होती है, वो कैविटी यहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, और यहाँ पर एक नई कैविटी बनती है जिसको आर्केंट्रोन कहते हैं। दिस इज आर्केंट्रोन। ये आर्केंट्रोन ब्लास्टोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। अब आगे जब डेवलपमेंट होता है इसमें, तो आर्केंट्रोन कैविटी है ये आहार नाल के अंदर कन्वर्ट होती है, और इसका ब्लास्टोपोर छिद्र जो होता है वो या तो माउथ में कन्वर्ट होगा या एनएस में कन्वर्ट होगा। तो जिन प्राणियों के अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन होती है वो प्राणी प्रोटोस्टोम्स के नाम से जाने जाते हैं। जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर के द्वारा एनएस की फॉर्मेशन होती है वो प्राणी न्यूट्रोस्टोम्स के नाम से जाने जाते हैं। अब गैस्ट्रुला के बाद में फिर इसमें न्यूरुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो कोई भी एनिमल हो उसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन वो स्टार्ट होती है, और ये गैस्ट्रुला जो स्टेज होती है ये न्यूरुला स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है। न्यूरुला स्टेज में आप देखते हैं एम्ब्रियो की थोड़ी आकृति है वो चेंज होगी। यहाँ पर आप देखते हो, आप जायगोट में अपने आप में गोल है, स्फेरिकल है, मोरुला भी स्फेरिकल है, ब्लास्टुला भी स्फेरिकल है, गैस्ट्रुला भी स्फेरिकल है, लेकिन न्यूरुला स्टेज जो होती है ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में थोड़ी एलोंगेट हो जाती है, और भ्रूण की आकृति गोलाकार नहीं होकर वो इलिप्टिकल हो जाती है या नाशपत्ती के समान हो जाती है। अब न्यूरुलेशन के बाद में इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ऑर्गेन फॉर्मेशन जो होते हैं वो आगे से पीछे की तरफ बनते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, डोर्सल टू वेंट्रल सरफेस में बनते हैं, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में बनते हैं। क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस है, इसके अंदर भी एक तरह की पोलैरिटी पाई जाती है, एक तरह की ध्रुवता पाई जाती है, और बॉडी में जितने भी अंग बनते हैं उनमें सबसे पहले एक बड जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे हाथों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर लिम्ब बड बनेगी, आंखों का निर्माण हो रहा है ऑप्टिक बड बनेगी, कान का निर्माण हो रहा है यहाँ पर ऑटिक बड बनेगी। इस बड को प्राइमरी बड के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बड में कई तरह की सेल्स इकट्ठी होती है। इसके अंदर एक्टोडर्मल सेल्स भी होती है, मेसोडर्मल सेल्स भी होती है, एंडोडर्मल सेल्स भी होती है। इन अलग अलग सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन जब होता है तो एक सेल यहाँ पर इंड्यूसर का काम करती है, उससे पर्टिकुलर सिग्नल निकलते हैं, पर्टिकुलर संकेत निकलते हैं, पर्टिकुलर केमिकल्स निकलते हैं, और ये सिग्नल अन्य कोशिकाओं में जाके काम करते हैं जिनको रेस्पॉन्सिव टिश्यू या रेस्पॉन्सिव सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिकाओं के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के साथ साथ कॉम्पिटेंस का प्रोसेस भी चलता रहता है। इस इंडक्शन के कारण ही हर प्राणी में अलग अलग अंगों की फॉर्मेशन होती है। यदि इंडक्शन का प्रोसेस कहीं भी फेल हो जाएगा, कहीं भी उस स्टेप में इंटरप्शन आ जाएगी, ऑब्स्टेकल आ जाएगी, उससे अंग की प्रॉपर फॉर्मेशंस नहीं हो पाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि प्राणी में अलग अलग तरह की विरूपताएं देखने को मिलती है, और विरूपताओं की जो स्टडी होती है वो टेरेटोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इसमें भी एक अलग से चैप्टर है, वो अपन आगे के व्याख्यानमाला में अपन डिस्कस करेंगे। अब जो न्यूरुला के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसके अंदर ग्रोथ भी होती है, डिफरेंशिएशन भी होती है, और इसके अंदर टैडपोल लार्वा जो होता है ये बन जाता है। अब इससे टैडपोल लार्वा के अंदर फिन्स होते हैं, तैरने के लिए फिन्स होते हैं,
श्वसन के लिए इसमें गिल्स पाई जाता है, तैरने के लिए इसमें पूंछ पाई जाती है। अब ये जो टैडपोल लार्वा जो है ये एक्वेटिक लाइफ एंजॉय करता है और इसके बाद में इसमें फिर कायंत्रण होता है। कायंत्रण का नियंत्रण थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये पूरा एक लंबा व्याख्यान है जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब इस टैडपोल लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये अडल्ट मेंढक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए ये फ्रॉग की फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक मेंढक का इंडिविजुअल डेवलपमेंट है और इसको ऑटोजेनिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसी तरह का ऑटोजेनिक डेवलपमेंट हर प्राणी का होता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल मेंढक का दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर एग्जाम्पल अर्थवर्म का दे सकते हैं, एस्केरिस का दे सकते हैं, स्टारफिश का दे सकते हैं, फैसियोला हेपेटिका का दे सकते हैं, टीनिया सोलियम का दे सकते हैं, मनुष्य का दे सकते हैं। तो हर प्राणी का इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो होता है वो ऑटोजेनिक डेवलपमेंट या व्यक्तिगत परिवर्तन कहलाता है। अब इवोल्यूशन के चैप्टर में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा या सुना होगा, ऑटोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी, यानी व्यक्तिगत परिवर्तन जातिगत परिवर्तन को दोहराता है या किसी भी प्राणी के परिवर्तन में उसके पूर्वजों की प्रावस्थाएं देखने को मिलती है। ऑटोजेनिक डेवलपमेंट है, एक तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। फिलोजेनी है वो एक तरह का इवोल्यूशन है। अब निषेचित अंडे से मनुष्य का बच्चा कैसे बना, ये ऑटोजेनिक डेवलपमेंट है। लेकिन चिंपैंजी से मनुष्य कैसे बना, ये फिलोजेनिक है। तो किसी भी प्राणी के परिवर्तन में उसके पूर्वजों की प्रावस्थाएं देखने को मिलती है। अब इसी फिगर्स में आप देखो, जाइगोट जैसे यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय संरचना है। इस जाइगोट को आप प्रोटोजोआ के समान मान सकते हो। मोरुला बहुकोशिकीय रचना है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। ब्लास्टुला मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसका पॉलीफेरा के समान मान सकते हो कि पॉलीफेरा में स्पंजोसिल कैविटी होती है, इसके अंदर ब्लास्टोसिल कैविटी होती है। गैस्ट्रुला जो है इसका स्लेंट्रोन के समान मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आर्केट्रोन कैविटी है, हाइड्रा के अंदर स्लेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हाइपोस्टोम के द्वारा बाहर खुलती है, यहाँ पर आर्केट्रोन ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। तो इस गैस्ट्रुला को आप स्लेंटेटा के समान मान सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो हर फाइलम के लक्षण आपको मिल रहे हैं। आपको प्रोटोजोआ का लक्षण आपको देखने को मिल रहा है, पॉलीफेरा का लक्षण आपको देखने को मिल रहा है, स्लेंटेटा का लक्षण आपको देखने को मिल रहा है। अब उधर आप आ जाओ टैडपोल लार्वा। अब कॉर्डेट के अंदर जो क्लासेस हैं, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स। अब इस लार्वा के अंदर मछली के जैसे लक्षण है। इसमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, इसकी पूंछ के अंदर फिन्स पाए जाते हैं। गिल्स का पाए जाना, फिन्स का पाए जाना, ये पीसीज का लक्षण है। तो यहाँ पर भी आप देखो ये इसके एंसेस्ट्रल फीचर्स है, क्योंकि मेंढक की ऑरिजिन है वो डेफिनेटली मछलियों से हुई है, रेप्टाइल्स की ऑरिजिन है वो डेफिनेटली एम्फीबियन से हुई है। तो ऑटोजेनी रिपीट्स फिलोजेनी का जो कंसेप्ट है वो हर प्राणी के डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलता है। अब ये ऑटोजेनिक डेवलपमेंट लैंगिक प्रजनन से हो रहा है या अलैंगिक प्रजनन से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसके लिए दो टर्म अपन प्रपोज कर सकते हैं। यदि ऑटोजेनिक डेवलपमेंट लैंगिक प्रजनन के द्वारा हो, यदि ऑटोजेनिक डेवलपमेंट लैंगिक प्रजनन के द्वारा हो तो ये घटना ब्लास्टोजेनेसिस, यदि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा हो तो ये घटना एम्ब्रियोजेनेसिस, कहलाती है। अलैंगिक जनन जो होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, सेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, जेमिल फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, और कोई एसेक्सुअल बॉडी जो होती है, अलैंगिक बॉडी होती है,
अलैंगिक संरचना होती है उसके द्वारा हो सकता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में 2 गैमेट्स का यूटिलाइजेशन होगा, जिसमें नर युग्मक स्पर्म के रूप में और मादा युग्मक ओवम के रूप में। तो ये एक ब्रीफ डेफिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। अब आजकल एम्ब्रियोलॉजी के स्थान पर एक नया शब्द और काम में आता है और ये शब्द है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्तन जैविक। डेवलपमेंट बायोलॉजी है ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें किसी भी प्राणी के फर्टिलाइजेशन से लेकर उस प्राणी की मृत्यु तक की स्टडी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है इसको भी 2 पार्ट में, 2 फेज में आप बांट सकते हो। जैसे इस मेंढक के डेवलपमेंट में टैडपोल के बनने से पहले की जो स्टेजेस हैं ये तो होगी प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज या प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। टैडपोल के बाद की जो अवस्था है ये होती है पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसकी 2 प्रावस्थाएं होंगी, एक तो प्री एम्ब्रियोनिक फेज या प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेज या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो होता है इसमें प्री एम्ब्रियोनिक के साथ साथ पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है उसकी भी स्टडी होती है, क्योंकि कोई भी प्राणी है वो डेवलप हो गया है, उसके अंदर ग्रोथ भी होती है, उसके अंदर एजिंग का प्रोसेस भी होता है, उसके अंदर विकृतियां भी पैदा होती है, उसके अंदर कैंसर भी डेवलप होता है और उस प्राणी की मृत्यु भी होती है, क्योंकि डेथ है। ये चैप्टर आजकल डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। एजिंग का चैप्टर डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बाल फॉर्मेशन डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग, स्टेम सेल्स, ये ऐसे कई टॉपिक हैं जो आजकल डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इस बात को अपन यो भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक पार्ट है। तो किसी भी प्राणी में फर्टिलाइजेशन से लेकर उस प्राणी की मृत्यु तक का जो अध्ययन है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टडी है ये एक्चुअल में एम्ब्रियोलॉजी। प्री एम्ब्रियोनिक तथा पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों की जो स्टडी है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी है। इसलिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी है वो प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्री नटल डेवलपमेंट उसके अध्ययन से संबंधित है, जबकि डेवलपमेंट बायोलॉजी प्री एम्ब्रियोनिक एज वेल एज पोस्ट एम्ब्रियोनिक या प्री नटल एज वेल एज पोस्ट नटल डेवलपमेंट उन दोनों से संबंधित है। क्योंकि आजकल अनेक एडवांस टॉपिक किताबों में आपके कोर्स में आ गए हैं, जिसमें आपके सेकेंड ईयर में जैसे एजिंग का चैप्टर है, कैंसर का चैप्टर है, बाल फॉर्मेशन का चैप्टर है, टेस्ट ट्यूब बेबी का चैप्टर है, क्लोनिंग का चैप्टर है, स्टेम सेल का चैप्टर है और बॉडी में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो आजकल सारी जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। तो एम्ब्रियोलॉजी को भी आजकल मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी के संदर्भ में देखा जाता है, स्टडी की जाती है। अब इसका हिस्टोरिकल पार्ट मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के से रिलेटेड अनेक सिद्धांत हैं समय समय पर प्रपोज किए गए हैं, जिसमें पेनजीन थ्योरी है, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी है, ग्रेडियंट थ्योरी है, मोजाइक थ्योरी है। ये हिस्टोरिकल जो पार्ट है ये मैं नेक्स्ट व्याख्यान में डिस्कस करूँगा। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो इसके अंदर शामिल की जाती है, इंक्लूड की जाती है। तो परिवर्तन के दौरान होने वाली जो मुख्य प्रावस्थाएं या जो मुख्य जो घटनाएं हैं जिनको इंडिविजुअल चैप्टर्स के रूप में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये मुख्य इवेंट्स इस प्रकार से हैं। और किसी भी प्राणी का जब डेवलपमेंट होता है तो ये सीक्वेंस में क्रम से ले रहे हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन,
बाद में क्लीवेज, फिर गैस्ट्रुलेशन, इसके बाद रेगुलेशन, इसके पश्चात ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस। ये जो टॉपिक्स हैं ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स के अलावा कुछ अन्य टॉपिक्स भी हैं, जिसमें कैंसर का टॉपिक आपके कोर्स में है, एजिंग का चैप्टर आपके कोर्स में है, टेरेटोलॉजी का चैप्टर आपके कोर्स में है, स्टेम सेल का चैप्टर आपके कोर्स में है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये चैप्टर आपके कोर्स में है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस भी पाई जाती है एनिमल्स में डेवलपमेंट के दौरान। ये स्पेशल अडेप्टेशंस प्लेसेंटा के रूप में होती है, फीटल मेम्ब्रेन्स के रूप में होती है। तो ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर्स है ये आपके कोर्स में लास्ट यूनिट के अंदर है, जिसके अंदर मेंडेकाइड ऑटोजेनिक डेवलपमेंट है, चिका ऑटोजेनिक डेवलपमेंट है, मेटामॉर्फोसिस का चैप्टर है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन का चैप्टर है, प्लेसेंटा का चैप्टर है। ये चैप्टर अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब ये जो कंटेंट है इन सबको शॉर्ट में डेफिनेशंस के रूप में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली जो स्टेज है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है कि गॉनेट्स में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा गैमेट का निर्माण गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द गॉनेट बाय प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अब चूंकि गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इसलिए गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये भी दो तरह का होगा। एक स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके अंदर टेस्टिस में शुक्राणु की फॉर्मेशन होती है, और oogenesis जिसके अंदर ओवरी में ओवम की फॉर्मेशन होती है। इसलिए गैमेटोजेनेसिस जो है ये भी दो टाइप का हो जाएगा। इसके भी दो चैप्टर्स बनेंगे, एक तो शुक्राणु जनन और एक अंडाणु जनन। अब चूंकि जितने भी गैमेट्स हैं वो मियोटिक टाइप के होते हैं, हैप्लॉइड टाइप के होते हैं, जबकि गॉनेट्स में पाई जाने वाली जर्म सेल जो होती है वो डिप्लॉइड टाइप की होती है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल्स का हैप्लॉइड सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब इस गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन जो है वो होता है। हालांकि मियोसिस के साथ साथ इसमें माइटोसिस भी होता है, क्यों सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रावस्था होती है वो एक तरह का सूत्र विभाजन होती है, वो माइटोसिस इवेंट है। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों परिघटनाएं इसमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर गैमेट जो बन रहे हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इन दोनों गैमेट का फिर आपस में फ्यूजन होता है। तो गैमेट्स के फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन है वो एक तरह की जटिल प्रक्रिया है, एक तरह की बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें नर और मादा युग्मकों के प्रोकेंद्रकों का फ्यूजन होता है। यहाँ पर मैं प्रोकेंद्रक शब्द यूज में ले रहा हूँ, प्रोन्यूक्लियस, क्योंकि गैमेट में जो न्यूक्लियस है वो अपनी लाइफ का सबसे पहला केंद्रक होता है। इसलिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और निषेचन जब होता है तो फिर द्विगुणित प्रावस्था उन्हें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों में ये दो इवेंट जिंदगी में चलते हैं। डिप्लॉइड सेल का हैप्लॉइड सेल में ट्रांसफॉर्मेशन बाय गैमेटोजेनेसिस, हैप्लॉइड सेल का वापस डिप्लॉइड सेल में ट्रांसफॉर्मेशन बाय फर्टिलाइजेशन। तो डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, ये दो मेन इवेंट ऐसे जो लाइफ में निरंतर चलती रहती है। अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि अपनी बॉडी मल्टी सेलर है, आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, अब इन करोड़ों कोशिकाओं की फॉर्मेशन करनी है तो जाइगोट के अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो जाइगोट के अंदर जो सतत सूत्री विभाजन होता है
ये सूत्री विभाजन क्लीवेज के नाम से या सेलुलेशन के नाम से या सेगमेंटेशन के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि क्लीवेज है वो एक तरह का सूत्री विभाजन ही है, लेकिन ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, इसलिए इनकी इंटरफेस प्रावस्था बहुत छोटी होती है। और नॉर्मल सेल में जब माइटोसिस होता है तो उसकी इंटरफेस है वो बहुत लंबी होती है। उसके अंदर भी 3 सब स्टेज देखने को मिलते हैं, G1 स्टेज, S फेज, G2 फेज। लेकिन क्लीवेज की जो इंटरफेस प्रावस्था है उसमें केवल S प्रावस्था ही देखी जाती है, G1 और G2 स्टेज देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब 15-20 क्लीवेज जब हो जाता है उसके बाद में इंटरफेस स्टेज है वो लंबी होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। और मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद में होने वाले जो डिवीजन है उन डिवीजन को क्लीवेज नहीं बोलेंगे, उन डिवीजन को माइटोसिस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले गैमेट की फॉर्मेशन हुई, इन गैमेट्स का फ्यूजन हुआ जिससे डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। इस जाइगोट के अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है क्लीवेज के द्वारा। अब क्लीवेज के अंदर जो हजारों सेल्स बन गई, अब इनमें एक्टोडर्म की सेल्स भी हैं, मेसोडर्म की सेल्स भी है, एंडोडर्म की सेल्स भी है। इन सेल्स को प्रॉपर स्पेस के अंदर अरेंज करना ये बहुत आवश्यक है। जो अपने बॉडी में बाहर जितनी भी रचनाएं दिख रही है ये सारी एक्टोडर्म से बनती है। आहारनाल और उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी एंडोडर्म से बनती है। और बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में मसल से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं, कार्टिलेज की रचनाएं हैं, हड्डियों की रचनाएं हैं, वो सारी मेसोडर्म से होती है। तो ये ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स होती है ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के द्वारा डाइडर्मिक या ट्राइडर्मिक गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाती है। डाइडर्मिक गैस्ट्रुला होगा तो उसके अंदर एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, और ट्राइडर्मिक गैस्ट्रुला यदि होगा तो उसके अंदर एक्टोडर्म भी होती है, मेसोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है। गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद में न्यूरुला का निर्माण हम प्रारंभ हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरुला, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये एक न्यूरुलेशन की प्रक्रिया है। और न्यूरुलेशन के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबका इंडिविजुअल चैप्टर है। हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, आंखों का डेवलपमेंट कैसे होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, किडनी का डेवलपमेंट कैसे होता है। हर प्राणी का, हर ऑर्गन्स का इंडिविजुअल डेवलपमेंट है। और ये मैंने आपको बताया कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं उनमें सबसे पहले बड बनती है जिसको प्राइमरी बड बोलते हैं। ये प्राइमरी बड फिर सेकेंडरी बड में कन्वर्ट होती है। उसके अंदर अलग अलग तरह की सेल्स होती है। इन सेल्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन होता है तो इंडक्शन का प्रोसेस होता है, और इंडक्शन जब होता है तो बॉडी में ऑर्गन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है। तो शरीर में अंगों के निर्माण की प्रक्रिया ये ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। अब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ग्रोथ भी होती जाती है। ग्रोथ है अपने आप में एक बहुत यूँ कहें कि एक सिंगल सेंटेंस में ग्रोथ को डिफाइन करना ये बहुत ही टेढ़ा काम है, क्योंकि हर लेवल पे ग्रोथ की डेफिनेशन आती है। यदि मॉलिकुलर लेवल पे यदि अपन डिस्कस करें तो सेल में डीएनए का संश्लेषण ये ग्रोथ माना जाता है।